Hello everyone, today we are going to do the paper code BEGG 174 क्रिएटिव राइटिंग। ठीक है, ये आपके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको आज की ये क्लास पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप सिंपली गूगल में जाके आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं shop.hindustanknowledge.com। यहाँ से आप अपने जितने भी पीडीएफ्स हैं गेस्ट पेपर के वो सब परचेज कर सकते हैं। जैसे कि हमने BEGG 174 का देखेंगे अभी। तो BEGG 174 में क्या है, आप इंग्लिश हिंदी दोनों में ही आप इनको क्या कर सकते हैं, ठीक है, बाय कर सकते हैं। यहाँ से आप बाय कर लेंगे इसको, फिर आपको यहाँ से क्या है पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर आपसे साइट से परचेज नहीं हो पा रहा है तो आप सिंपली इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, 9580023321 इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप उससे भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको क्लासेस की अपडेट मिलती रहेगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए आज का वो शुरू करते हैं। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द क्राइटेरिया यूज्ड फॉर सिलेक्टिंग थीम्स फॉर राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएट्री, डिस्कस इन डिटेल। अब हमें यहाँ पे क्या बताना है, हमें यहाँ पे क्राइटेरिया समझाना है कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए जब हम शॉर्ट स्टोरीज या फिर पोएट्री वगैरह लिखने के लिए थीम ढूंढते हैं। ठीक है, द थीम ऑफ अ लिटरेरी वर्क इज सेंट्रल आइडिया और अंडरलाइन मैसेज। अब देखिए जो थीम होती है वो क्या होता है, किसी भी लिटरेरी वर्क का सेंट्रल आइडिया होता है। इट इज़ द फाउंडेशन ऑन विच अ स्टोरी और पोएम इज बिल्ट। ये क्या है, ये फाउंडेशन होती है जिसपे कोई भी स्टोरी या फिर पोएम जो है वो बिल्ट होती है। सिलेक्टिंग अ सूटेबल थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट गाइड्स द राइटर्स इन डेवलपिंग द प्लॉट, कैरेक्टर्स एंड इमोशंस। अब देखिए अगर हम एक सूटेबल थीम ही सेलेक्ट करेंगे तो ही क्या हो पाता है, हमारा जो राइटर है वो गाइड कर पाता है इन डेवलपिंग द प्लॉट, कैरेक्टर एंड इमोशंस। Both short stories and poetry have unique requirements, but certain criteria help in choosing an effective theme. अब देखिए शॉर्ट स्टोरीज और पोइट्रीज दोनों की क्या होंगी, यूनिक रिक्वायरमेंट्स होंगी, बट कुछ कुछ जो क्राइटेरियाज हैं वो इफेक्टिव थीम को चूज करने के लिए हेल्प करते हैं। फर्स्ट, रेलिवेंस टू द राइटर एंड ऑडियंस। अब देखिए हमें कैसे थीम चूज करनी चाहिए जो कि राइटर के लिए भी रेलिवेंट हो और ऑडियंस के लिए भी रेलिवेंट हो। अ गुड थीम शुड बी मीनिंगफुल टू द राइटर। एक अच्छी थीम क्या होती है, जो कि राइटर के लिए मीनिंगफुल होती है। राइटिंग बिकम्स ईजियर एंड मोर हार्टफेल्ट इफ द राइटर पर्सनली कनेक्ट्स विद द थीम। अब देखिए राइटिंग कब ईजी होती है, जब हम किसी चीज़ से क्या है खुद कनेक्ट हो पाते हैं, खुद पर्सनली कनेक्ट हो पाते हैं। तो राइटर जिस थीम से पर्सनली खुद कनेक्ट हो पाएगा वो उसके लिए ईजियर बन जाएगा। ठीक है, एट द सेम टाइम द थीम शुड अपील टू द ऑडियंस। और सेम टाइम पे जो थीम है वो ऑडियंस को भी अपील करनी चाहिए। जैसे कि थीम्स लाइक लव, फ्रेंडशिप, करेज, सोशल इश्यूज एंड ह्यूमन इमोशंस और ऑफन इफेक्टिव बिकॉज रीडर्स कैन रिलेट देम टू ईजिली। अब देखिए जैसे राइटर है, राइटर लव, फ्रेंडशिप, करेज इन सब के बारे में अगर लिखेंगे, सोशल इश्यूज के बारे में लिखेंगे, ह्यूमन इमोशंस के बारे में लिखेंगे, तो फिर क्या है, राइटर्स तो कनेक्ट कर ही पाएंगे, यानी कि जो ऑडियंस हैं, जो रीडर्स हैं, वो भी क्या है इससे ईजिली कनेक्ट कर पाएंगे। In poetry, themes often focus on universal experience like nature, life, death or feelings which can touch the hearts of many. अब देखिए जो पोएट्री होती है, पोएम्स लोगों को क्यों पसंद होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, नेचर के बारे में होता है, लाइफ, डेथ, फीलिंग्स, ये क्या है, ये सारी थीम्स हैं। इन थीम्स पे क्या होती है, पोएम बनी होती है जो कि बहुत सारे लोगों के दिलों को छू जाती है। ठीक है, इसीलिए पोएम्स क्या होती हैं, पोएम्स ऐसे ही थीम्स पे बनाई जाती हैं। सेकंड इज ओरिजिनलिटी एंड क्रिएटिविटी, यानी कि अब ओरिजिनलिटी भी होनी चाहिए और क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए। ठीक है, अ थीम शुड बी ओरिजिनल और प्रेजेंटेड इन अ फ्रेश वे। अब थीम क्या है, ओरिजिनल होनी चाहिए। ठीक है, वाइल सम थीम्स लाइक लव और लॉस आर कॉमन, जैसे कि लव या फिर लॉस है, ये क्या है, एक कॉमन थीम्स हैं। द राइटर यूनिक पर्सपेक्टिव कैन मेक देम इंटरेस्टिंग। अगर जो राइटर है, लिखने वाला है, उसका अगर नज़रिया क्या होगा, यूनिक होगा, ठीक है, तो वो उसको क्या है इंटरेस्टिंग बना सकता है। अब जैसे लव है या फिर लॉस है, ये क्या है कॉमन थीम्स हैं, पर अगर किसी राइटर के पास यूनिक पर्सपेक्टिव हो तो वो उसे इंटरेस्टिंग बना सकता है। क्रिएटिविटी इन हैंडलिंग अ थीम मेक्स अ स्टोरी पोएम स्टैंड आउट। ठीक है, अगर हम हमारे पास क्रिएटिविटी है तो हम अपनी जो पोएम होगी या फिर स्टोरी होगी उसे स्टैंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टोरी अबाउट फ्रेंडशिप कैन बी मेड यूनिक बाय एक्सप्लोरिंग अनयूजुअल सिचुएशंस और बाय शोइंग द इमोशनल डेप्थ ऑफ कैरेक्टर्स। अब मान लीजिए कोई स्टोरी है, ठीक है, फ्रेंडशिप के ऊपर है, लव के ऊपर है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, हम एक इमोशनल डेप्थ दिखा सकते हैं कैरेक्टर्स का। ठीक है, ताकि उससे क्या हो, एक
हमारे जो इमोशंस हैं या फिर क्रिएटिविटी है वो उस स्टोरी में शो हो, ठीक है। सिमिलरली अ पोएट कैन एक्सप्रेस कॉमन इमोशंस थ्रू अनयूजुअल इमेजेस और मेटाफर्स। अब जैसे पोएम्स हैं उसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मेटाफर्स या फिर इमेजेस यूज़ कर सकते हैं। थर्ड इज स्कोप फॉर डेवलपमेंट। The theme should provide enough material for developing the story or poem. A vague or narrow theme may limit creativity. अब जो थीम है, अब हमें ऐसी थीम चूज करनी चाहिए जिससे हमारे पास क्या है, काफ़ी ज़्यादा मटेरियल हो जाए ताकि हम अपनी स्टोरी और पोएम को डेवलप कर सकें। अगर कोई हम नैरो से थीम ले लेंगे तो वो क्या करेगी, हमारी क्रिएटिविटी को लिमिट कर देगी, ठीक है। इन शॉर्ट स्टोरीज द थीम शुड अलाउ द राइटर टू डेवलप द प्लॉट, कैरेक्टर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रेजोल्यूशन इफेक्टिवली। अब जैसे कोई शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं तो उसमें क्या है, जो हम थीम इंक्लूड करें, तो थीम क्या होनी चाहिए, राइटर को ऐसे हेल्प करनी चाहिए कि वो अपने प्लॉट को डेवलप कर सके, कैरेक्टर्स को डेवलप कर सके, कॉन्फ्लिक्ट को डेवलप कर सके, ठीक है, और रेजोल्यूशन को डेवलप कर सके इफेक्टिवली। इन पोएट्री द थीम शुड ऑफर room for exploring emotions, imagery, and rhythm. For example, a theme like courage can lead the stories about personal struggle, heroism, or social challenges, and poems exploring fear, determination, and triumph. अब देखिए, पोएट्री में क्या होता है, हमें ऐसी थीम चूज करनी चाहिए जो कि क्या करें, दैट शुड ऑफर रूम फॉर एक्सप्लोरिंग इमोशंस, यानी कि उसमें हमारे इमोशंस दिखने चाहिए, रिदम होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई करेज की थीम है, ठीक है, तो वो क्या दिखाएगी, पर्सनल स्ट्रगल को दिखाती है, हीरोइज्म को दिखाती है, या फिर सोशल चैलेंजेस को दिखाती है, ठीक है। फोर्थ इज इमोशनल इम्पैक्ट। थीम्स दैट इवोक इमोशंस आर मोर मेमोरेबल एंड एंगेजिंग। अब देखिए, जो थीम्स क्या होंगी, इमोशंस को शो करेंगी, वो क्या है, ज़्यादा मेमोरेबल होती हैं और एंगेजिंग होती है, ठीक है। वेदर इट इज़ जॉय, सैडनेस, होप, सरप्राइज, थीम शुड अलाउ द राइटर टू क्रिएट एन इमोशनल कनेक्शन विद द रीडर। अब देखिए, थीम ऐसी होनी चाहिए कि जो राइटर है ना वो अपने रीडर के साथ क्या कर सके, इमोशनल कनेक्शन बना सके, ठीक है। इन पोएट्री दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट बिकॉज पोएम्स ऑफन एम्स टू इवोक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इन अ फ्यू वर्ड्स। आप पोएट्री में क्या होता है, स्पेशली ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि क्या होती है, पोएम देखिए बहुत छोटी होती है, तो इसलिए जो फीलिंग्स है ना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग इमोशनल फीलिंग्स वो होनी चाहिए, ठीक है, पोएम्स में। तो हमें ऐसी थीम चूज करनी चाहिए। इन शॉर्ट स्टोरीज इमोशंस हेल्प्स इन मेकिंग द कैरेक्टर एंड सिचुएशन बिलीवेबल एंड रिलेटेबल। अब शॉर्ट स्टोरीज में क्या होता है, जैसे कि जो हम अगर हम इमोशंस यूज करेंगे, ठीक है, इमोशनल इवोकिंग देंगे, तो उससे क्या होता है, जो कैरेक्टर्स जो है और सिचुएशन है वो बिलीवेबल लगती है और रिलेटेबल भी लगती है, ठीक है। फिफ्थ इज क्लैरिटी एंड फोकस। अ गुड थीम शुड बी क्लियर एंड फोकस। एक अच्छी थीम क्या होती है, वो क्लियर भी होनी चाहिए और फोकस भी होनी चाहिए, ठीक है। अ स्टोरी और पोयम विद अ कंफ्यूजिंग थीम कैन लीव द रीडर पजल्ड। अगर हम आप कोई ऐसी थीम चूज कर लेंगे जो कि रीडर को समझ ही नहीं आ रही है या फिर वो पजल्ड हो गया है, तो वो एक अच्छी थीम नहीं होती है, ठीक है। द राइटर शुड नो एग्जैक्टली व्हाट मैसेज और आइडिया दे वांट टू कन्वे। अब राइटर को ये पता होना चाहिए कि वो अपनी इस पोएम से या फिर अपनी शॉर्ट स्टोरी से क्या कन्वे करना चाह रहा है, क्या आइडिया या फिर क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ थीम लाइक द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी इज क्लियर एंड फोकस्ड, while a vague theme like life things is not। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल, जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी, ये एक कैसी थीम है, ये एक क्लियर और फोकस थीम है। बल्कि जैसे कि ये लाइफ थिंग्स का क्या है, कोई मतलब नहीं है, ये क्या है, एक वेग थीम है, ठीक है। सिक्स्थ इज सोशल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। Sometimes writers choose themes that reflect social, cultural and moral issues। कभी कभी राइटर कैसी थीम चूज करते हैं जिसमें कि सोशल, कल्चरल और मोरल इश्यूज को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। These themes can make a story और पोएम मोर मीनिंगफुल एंड रेलिवेंट। अब जो भी ये थीम्स हैं, ठीक है, सोशल थीम्स हैं, कल्चरल थीम्स हो गई, आपकी मोरल इश्यूज हो गए, ये क्या है, पोएम को और शॉर्ट स्टोरीज को क्या करते हैं, मीनिंगफुल और रेलिवेंट बनाते हैं। जैसे कि इश्यूज लाइक पॉवर्टी हो गया, इनक्वालिटी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, फैमिली वैल्यूज कैन इंस्पायर राइटर्स टू क्रिएट वर्क दैट आर नॉट ओनली एंटरटेन बट ऑल्सो एजुकेट और इंस्पायर रीडर्स। अब जैसे देखिए, अगर हम पॉवर्टी के बारे में लिखेंगे, इनक्वालिटी के बारे में लिखेंगे, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन या फिर फैमिली वैल्यूज, तो इससे क्या कर सकते हैं, जो राइटर्स हैं वो इंस्पायर कर सकते हैं रीडर्स को, ठीक है, टू एजुकेट, ठीक है। तो अब इसका कंक्लूजन देखते हैं। इन शॉर्ट, सिलेक्टिंग अ थीम फॉर शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएट्री रिक्वायर्स कंसिडरिंग रेलेवेंस, ओरिजिनलिटी, स्कोप, इमोशनल इम्पैक्ट, क्लैरिटी एंड सोशल सिग्निफिकेंस। यानी कि इन शॉर्ट अगर देखा जाए, अगर आपको कोई भी थीम सेलेक्ट करनी है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेन की पॉइंट्स हैं जो कि आपको दिमाग में रखने चाहिए, जैसे कि रेलेवेंस, ओरिजिनलिटी, स्कोप, इमोशनल इम्पैक्ट, क्लैरिटी एंड सोशल सिग्निफिकेंस, ठीक है। A well chosen theme guides the writers, engages the readers, and gives lasting meaning to the work
By carefully selecting a theme, writers can create stories and poems that are not only enjoyable but also thought provoking and memorable. अब अगर हम एक वेल चूजन थीम लेंगे, ठीक है, यानी कि वेल चूजन जो थीम होती है वो क्या करती है, वो राइटर को गाइड करती है, एंगेज करती है, किसको, रीडर को एंगेज करती है, और एक लास्टिंग मीनिंग देती है हमारे वर्क को, हमारा जो भी वर्क होगा, पोएट्री होगी या फिर शॉर्ट स्टोरीज होंगी, ठीक है। तो अगर हम एक केयरफुल सिलेक्शन करेंगे थीम का, तो राइटर्स क्या है, स्टोरीज और पोएम्स को क्रिएट कर सकते हैं जो कि इंजॉयबल तो होंगी होंगी, पर क्या होंगी, थॉट प्रोवोकिंग एंड मेमोरेबल होंगी। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और बाकी अगर आपको गेस्ट पेपर्स चाहिए तो उसका आपको इस वेबसाइट पे जाके आपको गेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे, shop.hindustanknowledge.com पे। यहाँ पे आपको अपना पेपर कोड डाल के यहाँ पे आप इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में ही गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पे जाके टेक्स्ट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको सारे क्लासेस का अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं आप सेकंड क्वेश्चन की तरफ। What is new media and how has it opened new windows of opportunity for everyone? Discuss. अब यहाँ पे हमें किसके बारे में बताना है, हमें न्यू मीडिया के बारे में बताना है कि न्यू मीडिया है क्या और उसने कैसे नए नए विंडोज खोले हैं ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे न्यू मीडिया का। New media refers to forms of communication that use digital technology and the internet to share information, ideas and content. ठीक है, न्यू मीडिया क्या है, इट रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि एक फॉर्म है कम्युनिकेशन का जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करती है और इंटरनेट को यूज करता है टू शेयर इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड कंटेंट। अनलाइक ट्रेडिशनल मीडिया लाइक न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविजन, new media includes social media platforms like Facebook, Instagram, Twitter, blogs, websites, online videos, podcast, mobile apps, etc. ठीक है। जैसे कि जो ट्रेडिशनल मीडिया है, ट्रेडिशनल मीडिया कौन सी है, यानी कि जो पुराने टाइम की जो चलते आ रही हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गए, रेडियो हो गए, टेलीविजन हो गए। नई मीडिया क्या क्या इंक्लूड करते हैं, न्यू मीडिया इंक्लूड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे कि आपके फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, ट्विटर हो गए, ब्लॉग्स हो गए, वेबसाइट्स हो गई, ठीक है। It allows people to not just receive information but also create, share and interact with content in real time. अब देखिए न्यू मीडिया क्या है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं कर रही है या फिर रिसीव नहीं कर रही है, बट इट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग टू क्रिएट एंड इंटरैक्ट विद द कंटेंट इन रियल टाइम। अब हम क्या है, रियल टाइम में भी कंटेंट के साथ क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर पाते हैं, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स, न्यू मीडिया इज मीडिया दैट इज अवेलेबल ऑनलाइन, यानी कि न्यू मीडिया कैसी मीडिया है जो कि हमें अवेलेबल है, कैसे, ऑनलाइन, एंड कैन बी यूज बाय एनीवन विद एन इंटरनेट कनेक्शन। अगर हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन है तो कोई भी न्यू मीडिया को यूज कर सकता है, ठीक है। इट इज फास्ट, इंटरैक्टिव एंड एक्सेसिबल फ्रॉम ऑलमोस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यानी कि ये एक फास्ट सर्विस है, इंटरैक्टिव सर्विस है एंड एक्सेसिबल सर्विस है, ठीक है। इसको कोई भी यूज कर सकता है एनीवेयर इन द वर्ल्ड अगर किसी के पास इंटरनेट कनेक्शन है, ठीक है। हाउ न्यू मीडिया हैज चेंज्ड कम्युनिकेशन, अब हमें ये देखना है कि नई मीडिया ने कम्युनिकेशन कैसे चेंज किया है। न्यू मीडिया हैज रिवोल्यूनाइज्ड हाउ पीपल कम्युनिकेट, यानी कि नई मीडिया की हेल्प से क्या हो रहा है, हमारा कम्युनिकेशन बेटर होता जा रहा है, ठीक है। Before, communication was mostly one way. Newspaper reported news, TV channel broadcast programs, and people had limited interactions. पहले क्या होता था, हमारे जो कम्युनिकेशन होती थी वो मोस्टली वन वे होती थी, जैसे कि हम न्यूज़पेपर्स क्या हैं, न्यूज़पेपर रिपोर्टेड न्यूज़ देखते थे, टीवी चैनल्स ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम्स जो चलते थे, ठीक है। वो क्या है, एक वन वे कम्युनिकेशन है, ठीक है। पीपल का क्या होता था, एक लिमिटेड इंटरेक्शन होता था। टुडे न्यू मीडिया अलाउज टू वे कम्युनिकेशन। अब देखिए अगर जो नई मीडिया आ गई है वो क्या है, टू वे कम्युनिकेशन हमारा अलाउड करती है। कोई भी कमेंट कर सकता है, अपने ओपिनियन शेयर कर सकता है, वीडियोस अपलोड कर सकता है, और यहाँ तक कि वो अपने खुद के ब्लॉग भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। दिस interactivity makes communication more personal and global at the same time. For example, a student in India can learn from a teacher in the United States through online classes, or a small business can reach customers across the world through social media marketing. अब जो ये interactivity है, इस इंटरैक्टिविटी ने क्या किया है, जो कम्युनिकेशन है उसको बहुत ज़्यादा पर्सनल और ग्लोबल बना दिया है एट द सेम टाइम, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, कोई स्टूडेंट इन इंडिया कैन लर्न फ्रॉम अ टीचर यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब कोई स्टूडेंट इंडिया का है और वो बाहर के देश के, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, वहाँ के टीचर से कुछ सीखना चाहता है तो वो सीख सकता है, हाउ,
through online classes, or a small business can reach customers across the world through social media marketing। यानी कि अगर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे तो उससे क्या होगा, जो किसी का अगर स्मॉल बिजनेस है वो तो वो कस्टमर्स के रीच में जा सकता है, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। न्यू मीडिया एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन। अब हम देखेंगे कि अपॉर्चुनिटीज कैसे खुली है न्यू मीडियाज में सबके लिए, ठीक है। फर्स्ट है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। न्यू मीडिया हैज मेड एजुकेशन मोर एक्सेसिबल। अब देखिए जो नई मीडिया है उसकी हेल्प से क्या हुआ है, जो एजुकेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिबल हुई है सबको, जैसे कि ऑनलाइन कोर्सेज, ट्यूटोरियल्स, एजुकेशनल वीडियोस। दे अलाउ पीपल टू लर्न न्यू स्किल्स एनी टाइम एनीवेयर, ठीक है। यानी कि आजकल क्या है, जैसे ऑनलाइन कोर्सेज हो गए, ये यूट्यूब चैनल्स हो गए, इनमें क्या होता है आप एजुकेशनल वीडियोस देख सकते हैं, कहीं पे भी देख सकते हैं, ठीक है, कहीं किसी टाइम पे भी देख सकते हैं अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो। स्टूडेंट्स कैन एक्सेस फ्री रिसोर्सेज, अटेंड वर्चुअल क्लासरूम्स एंड इवन अर्न डिग्रीज ऑनलाइन। यानी कि देखिए अब जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, डिग्रीज भी ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि डिस्टेंस एजुकेशन आ गया है। दिस हैज स्पेशली हेल्प पीपल इन रिमोट एरियाज हु कैन नॉट अटेंड ट्रेडिशनल स्कूल्स। इसकी वजह से किनको हेल्प हुई है, जो कि रिमोट एरियाज में रहते हैं, जो कि क्या कर सकते हैं, ट्रेडिशनल स्कूल्स को अटेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। Second, business and entrepreneurship. Small businesses and startups now have the chance to grow quickly using new media। अब देखिए जो स्मॉल बिजनेस है, स्टार्टअप्स हैं, वो क्या है, नई मीडिया की हेल्प से क्या हो सकते हैं, जल्दी से जल्दी ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हो गए, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट्स हो गए। ये क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स को अलाउ करते हैं कि वो एक अपनी लार्जर ऑडियंस के पास जा सकें विदाउट स्पेंडिंग मच मनी, ठीक है। जैसे कि आप वीडियो बना सकते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, उस वीडियो को आप ऑनलाइन ऑनलाइन डाल के, ठीक है, ऑनलाइन डाल के अपने जितने भी बहुत सारे ऑडियंस हैं, ठीक है, लार्जर ऑडियंस के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं विदाउट स्पेंडिंग मच मनी। इवन इंडिविजुअल्स कैन सेल प्रोडक्ट्स, प्रमोट सर्विसेज और स्टार्ट न्यू ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉम देयर होम्स। यानी कि आज कल आप क्या कर सकते हैं, अपने घर से ही बिजनेस कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट एंड फ्रीलांसिंग। मैनी न्यू जॉब्स हैव emerged बिकॉज ऑफ न्यू मीडिया। यानी कि बहुत सारे जॉब्स अब एमर्ज हो चुकी हैं, किसके कारण, न्यू मीडिया के कारण, ठीक है। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, कंटेंट क्रिएशन एंड डिजिटल मार्केटिंग ऑफर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू पीपल वर्ल्ड वाइड। यानी कि जैसे कि फ्रीलांसिंग हो गई, कंटेंट क्रिएशन हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, इसकी वजह से क्या है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है लोगों को वर्ल्ड वाइड, ठीक है। Someone with skills in writing, graphic design or video editing can now earn money online without a traditional office job। अब देखिए किसी के पास अगर राइटिंग की स्किल्स है, ग्राफिक डिजाइन की स्किल्स हैं, वीडियो एडिटिंग की स्किल्स हैं, तो वो क्या है, मनी अर्न कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन विदाउट अ ट्रेडिशनल ऑफिस जॉब। फोर्थ इज सोशल एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस। New media empowers people to share opinions, raise awareness, and mobilize communities. Social issues, political movements, and public campaigns can gain global attention quickly। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या है, जो न्यू मीडिया है वो हमें एम्पावर करती है, ठीक है, लोगों को एम्पावर करती है कि वो अपने ओपिनियंस को शेयर करें ऑनलाइन, ठीक है, अवेयरनेस वो रेज करें, ठीक है, and they gain the global attention quickly. Ordinary people can become influencers for change, giving everyone a voice in society। अब देखिए कोई भी क्या है, अपना ब्लॉग शुरू कर सकता है, ठीक है, जो ऑर्डिनरी पीपल्स हैं वो इन्फ्लुएंसर्स बन सकते हैं, ठीक है, फॉर अ चेंज। Fifth is entertainment and creativity. Platforms like YouTube, TikTok and Instagram provide new ways for people to showcase creativity। अब देखिए जैसे आजकल इंस्टाग्राम आ गया है, टिकटॉक आ गया है, यूट्यूब, यहाँ पे आप क्या है, अपनी कला को प्रदर्शित कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपको मंडल कला आती है, या फिर कोई भी आपको आर्ट आता है, या फिर आपको कोई डांस फॉर्म आता है, आपकी जो भी क्रिएटिविटी है आप क्या है उन प्लेटफॉर्म पर डाल के शोकेस कर सकते हैं, ठीक है। Anyone can create music, videos or arts and reach a larger audience। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आप म्यूजिक वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, वीडियोस डाल सकते हैं और लार्जर ऑडियंस के तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। दिस हैज ओपन डोर्स फॉर टैलेंटेड इंडिविजुअल्स टू गेन रिकॉग्निशन विदाउट रिलाइंग ऑन ट्रेडिशनल मीडिया। इससे क्या हो गया है, उन लोगों के लिए दरवाजे खुल चुके हैं जो कि टैलेंटेड इंडिविजुअल्स हैं, जो कि रिकॉग्निशन गेन करना चाहते हैं विदाउट रिलाइंग ऑन द ट्रेडिशनल मीडिया, ठीक है। तो अब इसका कंक्लूजन देखेंगे। New media has transformed the world into a connected, interactive, and accessible space. It has removed barriers, providing opportunities for learning, earning, creativity, and social engagement। यानी कि जो नई मीडिया है उसने वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म कर दिया है इन ए कनेक्टेड और इंटरेक्टिव वे में, ठीक है, उसने बैरियर्स हटा दिए हैं और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी है किसके लिए, लर्निंग के लिए, अर्निंग के लिए, क्रिएटिविटी के लिए और सोशल एंगेजमेंट के लिए।
जैसे कि हम पहले देखते हैं जो ट्रेडिशनल मीडिया है, ठीक है, तो नई मीडिया ने क्या अलाउ किया है, एवरीवन टू पार्टिसिपेट एक्टिवली मेकिंग द वर्ल्ड मोर इंक्लूसिव एंड डायनेमिक। अब क्या है, सारे लोग कोई भी जो इन्फ्लुएंसर्स बन सकते हैं, ठीक है, ऑर्डिनरी पीपल कैन बिकम इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है, दे कैन इन्फ्लुएंस एवरीवन, ठीक है। In short, it has opened new windows of opportunities for people of all ages, background and locations. In short, अगर देखा जाए तो इसने क्या है, न्यू मीडिया ने क्या किया है, विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटी ओपन कर दिए हैं फॉर द पीपल ऑफ ऑल एजेस, यानी कि जितने भी एज ग्रुप्स के लोग हैं, किसी का कुछ भी बैकग्राउंड है या फिर किसी की कोई भी लोकेशन है उसके, ठीक है, उन सब के लिए क्या उन्होंने नई अपॉर्चुनिटी को, ठीक है, विंडोज खोल दिए हैं। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। आप ये वीडियो प्लीज़ पूरी देखें, और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाउ डज अ राइटर प्रिपेयर अ मैन्युस्क्रिप्ट फॉर पब्लिकेशन, डिस्कस इन डिटेल। अब हमें यहाँ पे क्या डिस्कस करना है कि जो राइटर है वो अपना मैन्युस्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है, पब्लिकेशन के लिए। पहले तो हम इंट्रोडक्शन ही देंगे इसमें। राइटिंग अ मैन्युस्क्रिप्ट इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप फॉर अ राइटर, यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट लिखना क्या है, एक पहला स्टेप है किसी भी राइटर का। Preparing it for publication involves several careful steps to make the work polished, professional, and ready for readers. Below is a step-by-step explanation of how a writer prepares a manuscript. अब देखिए, मैन्युस्क्रिप्ट लिखना क्या है, एक पहला स्टेप है राइटर के लिए। उसको पब्लिकेशन के प्रिपेयर करना बहुत सारे केयरफुल स्टेप्स को इन्वॉल्व करता है, जैसे कि वर्क जो है वो पॉलिश होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कुछ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि राइटर कैसे मैन्युस्क्रिप्ट को प्रिपेयर करता है, ठीक है। पहला है राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट। द फर्स्ट स्टेप इज क्रिएटिंग द इनिशियल ड्राफ्ट ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट, यानी कि सबसे पहले वो क्या करेंगे, पहला ड्राफ्ट लिखेंगे, ठीक है। Here the writer focuses on expressing ideas clearly without worrying too much about mistakes. यहाँ पे क्या करते हैं जो राइटर हैं, वो फोकस करते हैं अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने में क्लियरली विदाउट वरिंग टू मच अबाउट मिस्टेक्स, यानी कि वो गलतियों के बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि ये उनका क्या होता है, ये एक इनिशियल ड्राफ्ट होता है। द गोल इज टू गेट ऑल थॉट्स ऑन पेपर। इनका गोल क्या होता है कि इनके दिमाग में जितने भी थॉट्स हैं वो एक पेपर पे लिख दें। दिस ड्राफ्ट में इंक्लूड रफ सेंटेंसेस, इनकम्प्लीट आइडियाज और सेक्शन दैट नीड मोर वर्क, यानी कि जो इनिशियल हमारा ड्राफ्ट होता है उसमें क्या होते हैं, रफ सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, इनकम्प्लीट आइडियाज हो सकते हैं, ठीक है। राइटर्स ऑफन लेट देयर क्रिएटिविटी फ्लो एट दिस स्टेज, नोइंग दैट रिविजन्स विल कम लेटर। अब जो राइटर हैं वो क्या करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को बहने देते हैं इस स्टेज में, ठीक है, इस इनिशियल स्टेज में, ये जानते हुए कि अब वो बाद में क्या करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। सेकेंड आता है हमारा स्टेप, रिवाइजिंग द मैन्युस्क्रिप्ट। वंस द फर्स्ट ड्राफ्ट इज कंप्लीट, जब हमारा पहला ड्राफ्ट कंप्लीट हो जाता है तो राइटर क्या करता है, उसको रिवाइज करता है, ठीक है। रिविजन इन्वॉल्व्स इंप्रूविंग द कंटेंट, स्ट्रक्चर एंड क्लैरिटी। रिविजन में क्या क्या इंक्लूड होता है, वो अपने कंटेंट को इम्प्रूव करते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं और क्लैरिटी लाते हैं। द राइटर चेक्स इफ द आइडियाज आर ऑर्गेनाइज लॉजिकली, वेदर स्टोरी और आर्ग्यूमेंट मेक सेंस एंड इफ द टोन मैचेस द पर्पस ऑफ द वर्क। यानी कि राइटर यहाँ पे क्या चेक करते हैं, वो चेक करते हैं कि जो हमारे आइडियाज़ हैं वो हमने लॉजिकली ऑर्गेनाइज कर दिए हैं, और जो ये स्टोरी या फिर आर्ग्यूमेंट है वो कुछ सेंस बना रहे हैं, एंड जो ये टोन है ये मैच कर रही है क्या हमारे पर्पस ऑफ वर्क को, ठीक है। During this stage, unnecessary details may be removed and important points are emphasized. इस टाइम पे क्या होता है, इस स्टेज में जितनी भी unnecessary details होती हैं उनको हटा दिया जाता है, ठीक है, और important points पे क्या होता है, emphasize करते हैं। Writers may also reorganize paragraphs और chapters to make the manuscript more engaging and readable. अब यहाँ पे क्या करते हैं, राइटर्स क्या करते हैं, अपने पैराग्राफ्स या चैप्टर्स को क्या करते हैं, रीऑर्गेनाइज भी करते हैं, ठीक है, ताकि वो अपने जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसको बहुत और ज़्यादा एंगेजिंग और रीडेबल बनाए। Third is editing for language and style. After revising the content, the next step is editing. अब देखिए, पहले तो उन्होंने पहले इनिशियल ड्राफ्ट लिखा, ठीक है, सेकंड में रिवाइज किया, थर्ड स्टेप इज एडिटिंग, ठीक है। एडिटिंग फोकस ऑन इम्प्रूविंग लैंग्वेज, स्टाइल एंड ग्रामर। एडिटिंग किस पे फोकस करती है, हमारे लैंग्वेज पे, स्टाइल पे और ग्रामर पे, ठीक है। द राइटर करेक्ट स्पेलिंग मिस्टेक्स, पंक्चुएशन एरर्स एंड ऑकवर्ड सेंटेंसेस। यहाँ पे क्या करते हैं जो राइटर हैं, वो स्पेलिंग मिस्टेक्स को ठीक करते हैं, पंक्चुएशन एरर्स को ठीक करते हैं, जितने भी ऑकवर्ड सेंटेंसेस हैं उनको ठीक करते हैं। द गोल इज टू मेक द टेक्स्ट स्मूथ एंड ईजी टू रीड। यहाँ पे उनका गोल क्या होता है कि अपने टेक्स्ट को स्मूथ बनाना है और ईजी बनाना है टू रीड। राइटर्स ऑल्सो चेक फॉर कंसिस्टेंटी इन टेंस,
पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर्मेटिंग, यहाँ पे क्या करते हैं राइटर्स देखते हैं कि उनका टेंस में कंसिस्टेंसी है, पॉइंट ऑफ व्यू है या फिर फॉर्मेटिंग है, इन सब में क्या देखते हैं वो कंसिस्टेंसी चेक करते हैं, ठीक है। गुड एडिटिंग एंश्योर्स द मैन्युस्क्रिप्ट्स लुक प्रोफेशनल एंड कम्युनिकेट्स द मैसेज इफेक्टिवली। अब जो अच्छी एडिटिंग होती है वो इंश्योर करती है कि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है वो प्रोफेशनल लगे और जो भी वो मैसेज कम्युनिकेट करना चाहता है उस मैसेज को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करें। फोर्थ इज फॉर्मेटिंग द मैन्युस्क्रिप्ट। फॉर्मेटिंग इज द अनदर इम्पॉर्टेंट स्टेप। फॉर्मेटिंग क्या है, एक अनदर इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है, एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। पब्लिशर्स ऑफन हैव स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर मैन्युस्क्रिप्ट सबमिशन। अब जैसे देखिए पब्लिशर्स का क्या होता है, अलग अलग गाइडलाइंस होते हैं कि उनको मैन्युस्क्रिप्ट सबमिशन कैसे करना है, ठीक है। राइटर्स मस्ट फॉलो दीज रूल्स फॉर फॉन्ट साइज, मार्जिन एंड स्पेसिंग एंड हेडिंग्स। अब जो राइटर्स हैं जो लिखने वाले हैं उनको ये रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि वहाँ पे उनका रूल होते हैं फॉन्ट साइज के लिए, मार्जिन के लिए, स्पेसिंग और हेडिंग्स, इन सब के लिए क्या होता है उनका रूल्स होता है, ठीक है, प्रॉपर गाइडलाइंस होती हैं। Proper formatting makes the manuscripts easy to read for editors and increases the chances of acceptance। यानी कि अगर प्रॉपर फॉर्मेटिंग होगी, यानी कि वो जितना भी उन्होंने मार्जिन बताया है, फॉन्ट साइज बताया है, स्पेसिंग बताई है, हेडिंग बताई है, तो इससे क्या होगा, जो मैन्युस्क्रिप्ट होगा वो इजी होगा रीड करने के लिए, ठीक है। Tables, illustrations and references, if any, should also be presented neatly and clearly। मान लीजिए अगर किसी ने कोई मैन्युस्क्रिप्ट लिखा है तो उसमें अगर किसी को टेबल्स डालने हैं, इलस्ट्रेशंस डालने हैं या फिर रेफरेंसेस डालने हैं तो उनको भी नीटली और क्लियरली प्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ इज प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग इज द फाइनल चेक बिफोर सबमिशन। यानी कि सबमिशन से पहला क्या होता है, ये फाइनल चेक होता है प्रूफ रीडिंग। इट इन्वॉल्व्स केयरफुली रीडिंग द मैन्युस्क्रिप्ट टू फाइंड माइनर एरर्स दैट मे हैव बीन मिस्ड ड्यूरिंग एडिटिंग। ये इन्वॉल्व करता है केयरफुल रीडिंग, कि मान लीजिए कोई माइनर एरर तो नहीं छूट गए हैं, ठीक है, जब उन्होंने एडिटिंग की है। दिस इंक्लूड्स टाइपोस, रिपीटेड वर्ड्स एंड स्मॉल पंक्चुएशन मिस्टेक्स। प्रूफ रीडिंग ensures that manuscript is error free and ready for professional publication। प्रूफ रीडिंग क्या इंश्योर करता है कि जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो एरर फ्री हो जाए और रेडी हो जाए प्रोफेशनल पब्लिकेशन के लिए, ठीक है। सिक्स्थ इज प्रिपेयरिंग अ कवर लेटर एंड सबमिशन। Once the manuscript is ready, the writer usually prepares the cover letter or query letter for submission। यानी कि अगर एक बार जब मैन्युस्क्रिप्ट रेडी हो जाता है फिर जो राइटर क्या करता है वो यूजुअली एक कवर लेटर या फिर क्वेरी लेटर प्रिपेयर करता है फॉर द सबमिशन। दिस लेटर briefly introduces the work, highlights its importance and explain why it is suitable for the publisher or editor। देखिए जब ये लेटर हो जाता है तो उसमें क्या होता है, ये अपने इंट्रोड्यूस करता है वर्क को, उसकी इंपॉर्टेंस हाईलाइट करता है, ठीक है। इस लेटर में उसने ये लिखा होता है, ठीक है, जो भी इसका ये कवर लेटर होते हैं उसमें वो क्या लिखते हैं, अपने वर्क को इंट्रोड्यूस करते हैं, हाईलाइट करते हैं उसके इंपॉर्टेंस को एंड एक्सप्लेन करते हैं कि वो क्यों सूटेबल है पब्लिशर और एडिटर के लिए। अलॉन्ग विद द मैन्युस्क्रिप्ट द कवर लेटर हेल्प्स क्रिएट अ गुड इम्प्रेशन। ठीक है, यानी कि अगर मैन्युस्क्रिप्ट के साथ साथ जो कवर लेटर होता है वो एक अच्छा इंप्रेशन भी देता है, ठीक है। सेवेंथ इज सबमिशन एंड फॉलो अप। Finally, the writer submits the manuscripts to a publisher, literary agent, or a journal, depending on type of work। जब एक राइटर क्या होता है अपने मैन्युस्क्रिप्ट जब उसका फाइनली बन जाता है तो उसको वो सबमिट करता है किसको, या तो पब्लिशर को, लिटरेरी एजेंट को या फिर जर्नल को, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वर्क जैसा भी उसने वर्क किया है। आफ्टर सबमिशन द राइटर में रिसीव फीडबैक और रिक्वेस्ट फॉर रिविजन्स। अब जैसे उसने सबमिट कर लिया है तो राइटर क्या करता है, वो फीडबैक रिसीव करता है, ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर द रिविजन्स, यानी कि अगर उसके मैन्युस्क्रिप्ट में कुछ भी रिविजन करना है तो उसके बाद राइटर को क्या होता है, फीडबैक मिलता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिस्पॉन्ड पोलाइटली एंड मेक नेसेसरी चेंजेस इफ रिक्वायर्ड। ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम पोलाइटली रिस्पॉन्ड करें, ठीक है, और जो भी नेसेसरी चेंजेस हैं उनको कर दें मैन्युस्क्रिप्ट में। दिस प्रोसेस हैव द मैन्युस्क्रिप्ट्स मूव क्लोजर टू द फाइनल पब्लिकेशन। इससे क्या होता है, जो हमारा मैन्युस्क्रिप्ट होता है वो फाइनल पब्लिकेशन की तरफ मूव करता है, ठीक है। कंक्लूजन देखेंगे, प्रिपेयरिंग ए मैन्युस्क्रिप्ट फॉर पब्लिकेशन इज केयरफुल एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ये क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट को प्रिपेयर करना और पब्लिकेशन के लिए एक केयरफुल और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। इसमें राइटिंग इन्वॉल्व होती है, रिवाइजिंग इन्वॉल्व होती है, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, प्रूफ रीडिंग एंड सबमिटिंग विद अ प्रोफेशनल कवर लेटर। यानी कि एक कवर लेटर भी होना चाहिए जिसके साथ हम इसको सबमिट करते हैं। Each step ensures that the manuscript is cleared, polished and ready for readers। अब जो जितने भी इसमें सारे स्टेप्स होते हैं वो क्या इंश्योर करता है कि जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, पॉलिश्ड होना चाहिए और रीडर्स के लिए रेडी होना चाहिए, ठीक है। बाय by following these steps a writer increases the chance of getting published successfully। अगर जो भी राइटर है
वो जितने अगर वो इन सारे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करते हैं तो उससे क्या होता है, जो उनका वो मैन्युस्क्रिप्ट होता है उसके पब्लिश होने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी आज के क्वेश्चंस थे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। थैंक यू।